पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? अरे मित्रों, डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? अरे मित्रों, महंगाई कम हुई कि नहीं हुई? आपकी जेब में पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? तेल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? सब्जियों के दाम कम हुए कि नहीं हुए? हाय रे बीजेपी, हाय रे मोदी, हाय रे बीजेपी, हाय रे रुपाणी, हाय रे रुपाणी, हाय रे रुपाणी। दिल्ली बैठा दिया, और दिल्ली बैठाने का मतलब ये नहीं है कि हम हिंदू राष्ट्र में उलझना, हम संविधान पर हमला करें। मोदी जी इस बीएचयू के बनारस के धरती से मैं अपनी बात को मैं कहना चाहता हूँ। नीट में जो गड़बड़ियां आप कर रहे हैं और ओबीसी के आरक्षण में जो आप हमला कर रहे हैं, आपने बनारस धरती से बीएचयू के साथ इस आंदोलन को, इस राष्ट्रीय सामाजिक न्याय आंदोलन को आप तेज बढ़ाने के लिए तैयार हो गए हैं। आप इस घमंड में मत रहिए कि मैं हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। मुझे वो हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, मुझे वो मंदिर नहीं चाहिए, मुझे तो आरक्षण चाहिए, मुझे संविधान चाहिए। जो संविधान में बाबा साहब ने 27% आरक्षण का विधान दिया है, एससी एसटी ओबीसी को 22.5% का जो विधान दिया है, और पूरे देश चलाने के लिए जो भारतीय संविधान में जो 300 से ऊपर आर्टिकल है, आज मैं उस आर्टिकल का बात करने आया हूँ। ये मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा। मोदी जी, इस बात बीएचयू के बनारस के धरती से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर बनारस के लोग अगर आपको दिल्ली में बैठा सकते हैं तो उस दिल्ली के सीट से आपको उतार सकते हैं। इस गलत में मत रहिए। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ 2022 के चुनाव अब 8 महीना रह गया है। योगी जी, इस बात को आप समझ लीजिए, यही बीएचयू के साथ यही बनारस के लोग आपको दूध में मक्खी की तरह उठा करके फेंक देंगे 2022 में। इस घपले में मत रहिए। साथियों, तमाम अभिवक्तागण हैं, अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से नीट पर हमला हो रहा है, 1931 में जनगणना हुआ है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, 2011 में हल्का फुल्का जनगणना हुआ, क्यों नहीं पिछड़ा जाति का जनगणना आप कराते हो? आपको डर है कि ओबीसी अब 27 नहीं 57 का मांग करके बैठ जाएंगे, इसलिए आप इस जनगणना कराने से आप डर रहे हैं दोस्तों। और बीएचयू में जिस तरीके से छात्रों के हाथों पर हमला हो रहा है, आज आप जो है यहाँ लैब नहीं खोल रहे हो, डिपार्टमेंट खोलने के लिए आप कोरोना का बहाना करते हो, लेकिन बीएचयू संस्थान ये जो है कि शिक्षण संस्थान हो, मगर मोदी जी का कार्यक्रम करने के लिए यहाँ कोरोना नहीं लागू होता है दोस्तों। तो यहाँ मैं इसका विरोध करता हूँ, बीएचयू गेट से विरोध करता हूँ कि अगर दिल्ली में मैं बैठा सकता हूँ तो दिल्ली से मैं उतार भी सकता हूँ। इस बात के इस जोश के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। लेकिन तुरंत वो सरकार गिरती है और 13 दिन की सरकार आती है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। उस 13 दिन में कुछ 8 फैसले लिए गए हैं। उन 8 फैसलों में एक फैसला ये भी है, कितना घृणा करती है ये जो हिंदुत्ववादी सरकारें हैं, कितना उनके अंदर घृणा है आप समाज को लेकर के। उस 13 दिन में वो सरकार जाने वाली थी, लेकिन उसने एक फैसला ले लिया कि इस बार भी जो है जनगणना के तहत जातिवार जनगणना नहीं की जाएगी। आप याद करिए, ये लड़ाई बहुत लड़ी गई है, लंबे समय से लड़ी जा रही है। 2010 तक आते आते पूरे देश में जगह जगह से ये मांग उठने लगी कि ये पिछड़ा जो पूरा ओबीसी है उसकी गिनती क्यों नहीं की जा रही है। भैंस की गिनती हो सकती है, गाय की गिनती हो सकती है, तमाम पशुओं की गिनती हो सकती है, लेकिन पिछड़ों की गिनती वो नहीं करने देना चाहते हैं। और जबरदस्त एक माहौल बना संसद का, वो आप याद करिए 2010 में 7 या 8 जून का वो शायद समय था, और सर्वसम्मति से ये बात बन गई। सर्वसम्मति से ये
दिया गया। मनमोहन साहब की सरकार थी और जाति की जनगणना को, जो मेन जनगणना है, उससे अलग कर दिया गया। जनगणना जो कानून है, वो जनगणना कानून 1948 का जो कानून है, वो एक कानून है, वो सर्वे नहीं है। और उस कानून के तहत आप 1 महीने के अंदर पूरे देश की जनगणना करते हैं और वो उसमें कुछ भी आप भ्रामक नहीं कर सकते, हेरा फेरी नहीं कर सकते हैं। उससे अलग कर दिया गया। 5,000 करोड़ की तुरंत बजट भी पास कर दिया गया। और जो देश भर की जनगणना 1 महीने में होती है, वो जनगणना 2011 से 16 तक 5 साल तक वो जनगणना होती रही। अब आप समझिए इस बात को। तब तक मोदी जी की सरकार आ गई, मोदी जी की सरकार ने भी उसको जारी रखा और बाद में हमने देखा कि उस समय भी एक कमेटी बना दी गई, 3 लोगों की एक कमेटी बना दी गई कि ये जो एक आरोप आ रहा था कि कुछ 42 लाख जातियां उपजातियों का आ गया है, उनको संभालना बड़ा मुश्किल है, बड़ा दिक्कत हो रहा है, कुछ करना होगा, इसका आंकड़ा कैसे निकाला जाए। उसमें यह भी कह दिया गया कि उस जनगणना में 9 लाख ऐसी गलतियां उनको मिल रही हैं। और आप समझिए उसके बाद एक हास्यास्पद ढंग से अरविंद पनगड़िया का नाम आप लोग जानते होंगे, बड़े अरसा से रहे हैं और नीति आयोग के जो है सेंटर में भी खड़े रहे हैं। वो महोदय के नेतृत्व में एक फिर कमेटी बना दी गई कि ये जो आंकड़ा आया है सर्वे का, इसका कुछ आप निकाल करके रिपोर्ट जारी करिए। और 3 लोगों की कमेटी बननी थी। मोदी काल में उन 3 लोगों की कमेटी में 2 और लोगों का नाम कभी आया ही नहीं। पनगड़िया साहब भी कुछ दिन बाद नीति आयोग छोड़ करके, अर्थव्यवस्था जब गिरने लगा तो उनको डर लगा होगा कि वहाँ हमारी नौकरी, जो प्राइम मास्टरी की नौकरी है, वो भी न चली जाए कोलंबिया में, तो वो महोदय बीच में ही भाग लिए। आज तक वो बैठक नहीं हुई है और बाद में एक उनके मंत्री महोदय बाहर आए और कहे कि ये नहीं हो सकता है, ये इतने आंकड़े गड़बड़ है कि इसको नहीं माना जा सकता है, कोई फाइनल बात नहीं हुई। आप समझिए ये लगातार कोशिश हो रही है। हर सरकारों ने इसको अलग अलग कारणों से, अलग अलग वजहों से खारिज करती रही है। और आप समझिए 2019 से पहले एक बार फिर राजनाथ सिंह आए और प्रेस वार्ता करके बोले कि हमारी सरकार बनेगी 2019 में तो हम जो है भारत के जातिवार जनगणना की गारंटी करेंगे, जनगणना के माध्यम। और अभी सर बता रहे थे कि 2-3 दिन पहले किसी मंत्री ने संसद में बोल दिया कि जनगणना नहीं होगी, जातिवार जनगणना नहीं होगी। हम समझते हैं कि आज ये संकल्प लेने की बात है, एक दिन की कार्यक्रम की बात नहीं है। हम लोग इस पे बैठा जाए। अगर 2021 में जातिवार गणना नहीं होगी तो जनगणना भी नहीं होगी। यह सवाल खड़ा करना होगा हमको, इस सवाल को हमको खड़ा करना होगा। ये सवाल अगर आप नहीं खड़ा करेंगे, ये आज देखिए क्या पैदा हो रहा है इससे, कहीं कई तरह की परेशानियां आ रही है। अभी हमने देखा जो है कि 10% दे दिया गया, ये जो है आर्थिक आरक्षण। अब किस आधार पे 10% दिया गया भाई? क्या उनकी कुछ गणना हो रही है क्या? उनकी आर्थिक स्थिति की, सामाजिक स्थिति की कोई गणना हुई है क्या? अभी हमने देखा वहाँ तेलंगाना की तमिलनाडु की सरकार ने कहा कि भैया हमारे यहाँ तो 3% है, 4% है। अब उनका आकलन ये है, कोई सरकार आंध्रा ने कुछ कह दिया कि हमारे यहाँ तो 4% है। कहाँ से ये कर रहे हैं? ये इस आधार पे आप ये कर रहे हैं और सब लोग इस बात को बोल रहे हैं। मंडल साहब ने भी ये बात बोली थी, मंडल साहब ये बात को कह रहे थे कि 27% किस लिहाज से, मैंने न्यूनतम भी 52, 56 और 60 की बात हो रही है, तो 27% किस लिहाज से? लेकिन अंदाजे पे ये करना पड़ा कि कुछ चले, कुछ लागू हो। लेकिन हम समझते हैं कि ये जाति है कि जाति नहीं। हम समझते हैं कुछ लोग ये बात खड़ा कर सकते हैं कि आप लोग फिर से जातिवाद पैदा करना चाहते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि जाति के विनाश में आगे बढ़ता हुआ कदम होगा जातिवार जो जनगणना अगर हम करवाना चाहते हैं तो। हम जो है गैर बराबरी के खिलाफ अगर लड़ना है, गैर बराबरी को पहचानना है, उसके तथ्यों को सामने लाना है और उस हिसाब से बराबरी के लिए अगर योजनाएं बनानी है तो जातिवार जनगणना जरूरी है। हम समझते हैं कि ये जो जातिवार जनगणना है ये हिंदुस्तान को भी आगे ले जाने वाला है, हिंदुस्तान को भी आगे करने वाला है, ये हम कहना चाहते हैं। और इसलिए जो लोग जातिवार जनगणना को रोकना चाहते हैं वो जो है खुद जातिवादी लोग हैं।
वो सवर्ण सामंती मानसिकता से ग्रसित लोग हैं, वो हिंदुत्ववादी राष्ट्र को खड़ा करना चाहते हैं। ये कहते हुए आप लोगों से कि ये लड़ाई बड़ी है, लेकिन ये ठीक समय है, यही ठीक समय है, ये बिल्कुल ठीक समय है। कई बार आप बड़ी बड़ी लड़ाइयां खड़ा करेंगे, लेकिन अगर समय पर आपने नहीं खड़ा किया तो आप लाखों लोगों को उतारते रहिए, वो लड़ाई का कोई मतलब आपके लिए नहीं रह जाता है। और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि कुछ लोग कह सकते हैं कि इस समय चुनाव आ गया है, लेकिन हम कहते हैं कि इसका सवाल नहीं है। सवाल ये है कि 2021 में जनगणना सितंबर से शुरू होनी है, और सितंबर से शुरू होनी है तो पूरे देश में उतरना होगा। ये कहते हुए अपनी बात को हम खत्म करेंगे कि कुछ विपक्ष की जो ताकतें हैं उनका चेहरा भी इस समय दिख रहा है। इतना बड़ा हमला है आपके ऊपर, और कुछ ताकतें अभी देख रहे हैं कि ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, और कुछ ब्राह्मण सम्मेलन करने की प्लानिंग कर रही है। पूरा विपक्ष इसे लग रहा है कि ब्राह्मणों पे पूरे उत्तर प्रदेश में आफत आ गया है। हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों पे आफत आया हुआ है, महिलाओं पे आफत आया हुआ है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि विपक्ष पूरा जो है ब्राह्मण कैसे हमारे साथ खड़ा हो जाए, उस चक्कर में लगे हुए हैं। इस सवाल को भी आपको याद रखना होगा, कौन ताकतें इस समय कहां खड़ी हैं, इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। इस बात पे अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे, आप फिर से ठगे जाएंगे, फिर से आप उस पर दिशा में बढ़ेंगे। एक बात ये कहते हुए, और दूसरी बात आपसे ये कहते हुए कि इस सरकार को आंदोलनों ने ही, आंदोलन के ताकत पे ही पीछे ढकेला जा सकता है। आप देखिए SC/ST कानून पे हमला हुआ था, याद है ना? 2018 में SC/ST कानून पे हमला हुआ। 2018 में किसी सत्ताधारी पार्टी के समर्थन से वो आंदोलन नहीं चला। पूरे देश में दलित समाज सड़कों पे उतरा, जेल गए, कुर्बानियां झेली, मुकदमा झेला, लेकिन सरकार को झुकना पड़ा। आपने देखा इस बात को, आपने घुटने देखने के लिए मजबूर कर दिया। मैं कह रहा हूँ, आप NRC का आंदोलन देखिए, बहुत दमन झेला लोगों ने, बहुत दमन झेला लोगों ने, बहुत सारा इस तरह का उनके ऊपर हमला हुआ, मुकदमा हुआ, बड़े पैमाने पर उनको बदनाम किया गया। लेकिन आपने देखा जो अमित शाह संसद में हकड़ हकड़ के कह रहे थे कि NRC डंके के चोट पे लागू होगा, आप देखिए कि कहाँ NRC है, कहाँ चला गया वो NRC। लड़के आपने उनको रुकाया है, पीछे हटने के लिए मजबूर किया है। और मैं समझता हूँ इस लड़ाई को भी संसद नहीं, इस लड़ाई को भी संसद में नहीं, इस लड़ाई को भी सड़क पे लड़के जीता जा सकता है। ये कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। इंकलाब जिंदाबाद।